देखो अभी बजट अनाउंस हुआ है, ठीक है। आपको पता ही है कब अनाउंस होता है, लास्ट डे ऑफ द फेब को अनाउंस होता है। लास्ट डे फेब क्योंकि लीप ईयर था 29 को था, तो 29 को जो बजट अनाउंस हो गया। बेसिक से शुरू करते हैं अगेन, बजट एज सच। देखो बजट जो है एक फ्रेंच वर्ड है बॉगेट, फ्रेंच वर्ड है ये, इससे डिराइव्ड है बॉगेट, ठीक है। इसका मतलब होता है बैग या थैला। ये बजट शब्द उससे डिराइव्ड है। आ सकता है बजट शब्द किससे डिराइव्ड है, तो आंसर आएगा बॉगेट, ठीक है जी। अरे स्पेलिंग इंपॉर्टेंट नहीं है इसकी, BOUGETTE है, बट स्पेलिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट। बस मैं बताना चाहता है इट्स अ फ्रेंच वर्ड जहां से डिराइव हुआ है। उसका मतलब क्या है, बॉगेट, ठीक है। उसका मतलब है बैग, ठीक है सर। अच्छा जी, अब मैंने एक चीज और बताई थी आपको, ये बजट नामक चीज है हमारे देश में हर फेब में आ रहा है, और मैंने कहा था अगर कोई ऐसी चीज है कानूनी रूप से जो संसद में पेश हो रही है, इट हैज टू बी देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कोई भी चीज कॉन्स्टिट्यूशन में तभी ही संसद में पेश हो सकती है, मतलब बेसिस उसका कॉन्स्टिट्यूशन में होना चाहिए। तो क्या इसका कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिस है? क्या बजट शब्द का इस्तेमाल है कहीं भी संविधान में? है, ठीक है। कहां पे है सर? 70 में। 70 क्या? संसद, हाँ जी, फिस्कल पॉलिसी नहीं, बजट में ये जो बजट शब्द है संविधान के कौन से आर्टिकल में मेंशन है? एक बार आवाज मत करो। मैं कहता संविधान में, संविधान इज लाइक अ बुक। जैसे बुक के अंदर कई सारे सबसेक्शंस होते हैं, वैसे इसके अंदर आर्टिकल्स होते हैं, अनुच्छेद होते हैं, राइट। तो मैंने कहा कोई ना कोई आर्टिकल होगा, अनुच्छेद होगा, तभी बजट हम हर साल ला रहे हैं। संभव ही नहीं है कोई चीज ऐसी जो हर साल आ रही है संविधान में, हो ही ना, होनी चाहिए ना, इतनी बड़ी चीज है, सारे न्यूज चैनल एवरीथिंग हर कोई कवर करता है। तो बजट शब्द संविधान में कहां पे मेंशन है? कहीं पे मेंशन होगा ना, कहां पे मेंशन है, कौन से आर्टिकल में मेंशन है संविधान के? हाँ जी, 112 में बजट शब्द मेंशन है। आपको जान के हैरानी होगी, बजट शब्द संविधान में कहीं पे भी मेंशन नहीं है। There is nowhere in the Constitution of India where the word budget is mentioned. Nowhere. फिर हम क्या पेश करते हैं सर? हर साल फरवरी को, हर साल फेब को हम क्या पेश करते हैं? हम पेश करते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसी को ही हम पॉपुलरली बजट बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली में बजट नामक कोई शब्द हमारे संविधान में नहीं है। क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो अगर किसी ने बजट स्पीच सुनी भी हो तो वो कहते हैं मैडम आई राइज टू प्रेजेंट द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन फ्रंट ऑफ दिस हाउस। तो जो पेश हो रहा है वो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो वित्त मंत्री साहब पेश करते हैं, आपके फाइनेंस मिनिस्टर साहब पेश करते हैं, ठीक है सर। आर्टिकल है बिल्कुल जो सही कहा नितिन ने, आर्टिकल है 112, आर्टिकल 112, ठीक है। अच्छा, एक इसी से रिलेटेड जस्ट क्वेश्चन, अभी तक मैंने बजट का डिस्कशन स्टार्ट नहीं किया, जस्ट अभी कुछ देर में करूंगा। मैं जस्ट थोड़ा सा पहले बेसिक से क्लियर करना चाह रहा था आपको। ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पेश करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? Who is responsible for presenting annual financial statements every year in front of the house? हाँ जी, it is the president. रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्रेसिडेंट की, राष्ट्रपति की, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पेश करने की। इट इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रेजेंट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन फ्रंट ऑफ द हाउस। हाउस मतलब लोकसभा राज्यसभा। बट प्रेसिडेंट डेलीगेट कर सकता है इस ड्यूटी को। प्रेसिडेंट किसी और कोई ड्यूटी निभाने के लिए दे सकता है, तो वो करते हैं, किसको करते हैं? वित्त मंत्री को, फाइनेंस मिनिस्टर को। तो हर साल फेब के लास्ट डे में वित्त मंत्री साहब जाते हैं, पहले तो फोटो खिंचवाते हैं अपनी बैग के साथ, आपने देखा होगा, ठीक है। उसके बाद वो प्रेजेंट करते हैं, उनकी पूरी स्पीच आती है जिसकी कवरेज होती है, आप लोग सुन सकते हैं। अभी भी ना सुना हो तो यूट्यूब पे अवेलेबल है, नहीं भी सुना हो तो मैं वहीं से कैप्चर कर करके सारी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं आपको, ठीक है। क्लियर है जी, यहां तक मामला बिल्कुल क्लियर है। प्रेसिडेंट किसी को भी बोल सकता है?
एज सच किसी को भी बोल सकता है, बट पॉइंट ये है, देखो प्रेसिडेंट एज सच एक तरह से नॉमिनल हेड है, रियल हेड तो है नहीं, मैंने बताया था, ही इज नॉट द रियल हेड। वो एक ऐसा बंदा, ही इज द टॉप मोस्ट एग्जीक्यूटिव, बट ही इज नॉट द रियल हेड। रियल हेड है प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो उनको प्रेसिडेंट साहब को उनकी एडवाइस पे चलना होता है, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, फिर वित्त मंत्री बनाए हुए फाइनेंस मिनिस्टर, वही बजट बनाते हैं, बिकॉज देयर इज अ बजट डिवीजन। एक बजट डिवीजन होती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय के अंदर बजट डिवीजन, वो हर साल बजट प्रिपेयर करती है, तैयार करती है। तो ऑब्वियसली वो प्रेसिडेंट साहब उसी को कहेंगे। अब एग्रीकल्चर मिनिस्टर को कहेंगे, वो बेचारा क्या तैयार करेगा? मैक्सिमम बोल जरूर देगा, तैयार होने के लिए संभव नहीं है, क्वेश्चंस करने होते हैं और सब चीजें करनी होती है। वित्त मंत्री इज द बेस्ट पर्सन जिसको डेलीगेट की जा सकती है ड्यूटी, ठीक है सर, क्लियर है। एक और बात, देखो संविधान में कोई भी चीज अगर ये पेश हो रही है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है, अब पेश तो हो गई, पास होना भी इसका जरूरी है। कौन कौन पास करेगा? लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, नहीं तो उसके बिना ये पास नहीं होगा। बजट ये पेश होता है, Feb 29 को हर साल बजट पेश होता है, इट इज इंट्रोड्यूस्ड इन द हाउस, बट पास नहीं होता है। पास होने का इसका एक स्पेशल प्रोसीजर है। क्या होता है? Feb 29 को बजट स्पीच दी जाती है, उस दिन कोई डिस्कशन नहीं होता है, उस दिन कोई डिस्कशन नहीं होता है। उसके बाद शुरू के 3 या 4 दिन में बजट का डिस्कशन होता है, प्रिंसिपल लेवल पे, प्रिंसिपल लेवल पे, लोकसभा राज्यसभा दोनों में थोड़ा सा डिस्कशन होता है। उसके बाद अभी आप देखेंगे 1 महीने की रिसेस हो जाएगी आपकी, 1 महीने की रिसेस दोनों हाउसेस की, लोकसभा राज्यसभा की। उस टाइम पे क्या होगा? उस टाइम पे कई सारी कमेटीज बनी हुई है, 24 स्टैंडिंग कमेटीज बनी हुई है, 24 स्टैंडिंग कमेटीज, इनको स्थायी समितियां भी बोलते हैं, ज्वाइंट स्टैंडिंग कमेटी बल्कि कह सकते हैं। ज्वाइंट क्यों बोला मैंने? क्योंकि इस 24 कमेटी के अंदर, हर कमेटी के अंदर टोटल 31 मेंबर्स होते हैं, 31 मेंबर्स। इसमें से कुछ लोकसभा के होते हैं, कुछ राज्यसभा के होते हैं। और ये जो 24 कमेटियां बनी हुई है, डिफरेंट टॉपिक के ऊपर होती है। कोई एग्रीकल्चर के ऊपर होती है, कोई इंडस्ट्रीज के ऊपर होती है, इस तरह से डिफरेंट टॉपिक के ऊपर होती है ये, ठीक है। ये क्या करेंगी? सर अब बजट तो पेश हो गया, अब बजट कोई छोटा डॉक्यूमेंट तो है नहीं, ठीक है, उसमें हर मंत्रालय के लिए या हर एरिया के लिए कुछ ना कुछ आवंटन होता है फंड का। फंड इज एलोकेटेड फॉर स्पेसिफिक मिनिस्ट्रीज। अब इट इज नॉट पॉसिबल कि लोकसभा राज्यसभा वाले डिटेल में सब लोग स्टडी कर ले, हर मुद्दे पे चर्चा हो जाए, इट इज नॉट पॉसिबल। इसीलिए 1 महीने की रिसर्च दी जाती है। 1 महीने की रिसर्च में ये 24 स्टैंडिंग कमेटियां बैठती हैं और ये क्या करेंगी? जो रिलेटेड इश्यू है, फॉर एग्जांपल एक एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी है, वो क्या करेगी? जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी स्कीम्स बनाई गई हैं, जो भी फंड एलोकेशन हुआ है, उन सबको स्टडी करेगी। इसी तरह से कोई दूसरी कमेटी एनर्जी के ऊपर बनी हुई है, तो वो जो भी एनर्जी का एलोकेशन हुआ है बजट के अंदर, कितने पैसे मिलेंगे, ये स्कीम होगी वगैरह, उसको स्टडी करेगी। और 1 महीने के बाद आफ्टर 1 मंथ वो ये जो 24 की 24 कमेटी है रिपोर्ट पेश करेगी लोकसभा राज्यसभा में, फिर डिटेल डिस्कशन हो, ठीक है। और डिस्कशन के बाद वोटिंग होगी। लोकसभा में सबसे पहले लोकसभा ने पास करना होगा 50% मेजॉरिटी के साथ, 50% मेजॉरिटी के साथ। अगर उसने पास कर दिया तो राज्यसभा के पास जाएगा ये बिल, ठीक है। राज्यसभा का इस केस में स्पेशल प्रोविजन है, राज्यसभा को मिलेंगे सिर्फ 14 डेज, 14 दिन। अब उन 14 दिन में राज्यसभा चाहे तो उसको पास करे, चाहे तो पास ना करे, चाहे कुछ अमेंडमेंट या संशोधन पेश करे, जिसको भी लोकसभा ना माने, कुछ भी करे। 14 दिन के बाद ये सीधे का सीधा बिल चला जाएगा राष्ट्रपति साहब के पास, प्रेसिडेंट साहब साइन कर देंगे, बजट इज पास्ड। राज्यसभा की तो जरूरत नहीं, राज्यसभा की देखो जरूरत है 14 दिन के लिए, 14 दिन डिले कर सकती है राज्यसभा, दैट्स इट। इस बजट के अंदर मत करे, नो इश्यू, 14 दिन का टाइम है सर। वो है ना, वो सलाह वाली बात है, सर बता दीजिए, सलाह दे दीजिए। सर अच्छा पास कर रहे हो, सर बहुत बढ़िया। पास नहीं कर रहे हो, सर बहुत ही बढ़िया। सर अच्छा कुछ चेंजेस चाह रहे हैं, सर बहुत बढ़िया। सर 14 दिन हो गए, वापस देता हूं, कोई नहीं, बहुत बढ़िया सर, जो भी सलाह आपकी मानी जाएगी, हम पूरा गौर करेंगे इसके ऊपर, दैट्स इट। राष्ट्रपति साहब के पास चलेंगे, साइन करेंगे वो, बजट इज पास्ड, बजट इज पास्ड। बजट का ये प्रोसीजर होता है। सिंपल समझ आया सर? कोई भी डाउट सर पूछिए। राज्यसभा को 14 दिन के लिए राज्यसभा के पास, लोकसभा के पास कितने दिन तक रहेगा? लोकसभा की मर्जी है।
एज सच तो देखो इसी सत्र में पेश होना होता है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि सबसे पहले पेश हुआ, बजट स्पीच हुई, 2-3 दिन का डिस्कशन हुआ, 1 महीने की रिसर्च हुई, ये तो होता ही होता है। उसके बाद डिस्कशन चलती है, लेकिन जनरली आपका मतलब विद इन मान लो मैक्सिमम 1 महीने के अंदर पास हो जाता है। गवर्नमेंट चाहे तो 1 दिन में भी कर सकती है, ये डिस्कशन की भी जरूरत नहीं है। ये जो डिस्कशन भी 1 महीने का सिस्टम बना है, बाद में बना था। कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी कहीं जगह नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहता कि ऐसी कमेटी बनाओ या रिसर्च दो या बजट स्पीच के दिन 1 दिन की बजट स्पीच दो, वो तो कहता है उसी दिन पास कर दो। कॉन्स्टिट्यूशन में बार नहीं है, बट ये एक कन्वेंशन बनी हुई है, ये कन्वेंशन बनी है। लोकसभा पे कोई टाइम लिमिट नहीं है। वित्त मंत्री चाहे तो उसी दिन सेम डे जिस दिन बजट स्पीच होगी, चलो भाई सब लोग वोटिंग करते हैं, कोई नहीं रोकता उस चीज को। लेकिन एक ये सिस्टम बना हुआ है, क्योंकि बजट इज एन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। बजट इज एन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। बजट सिर्फ फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट नहीं है। कई लोगों के साथ गलतफहमी है। हाँ मानता हूं, इट इज अ फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट आल्सो, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोल रहे हैं इसको, बट सिर्फ फाइनेंस से रिलेटेड नहीं है। सिर्फ ये बजट में इतना ही नहीं होता कि इस एग्रीकल्चर के लिए इतने करोड़ दे दिए, हेल्थ के लिए इतने करोड़ दे दिए, ये स्कीम लॉन्च कर दी, वो कर दी, बट इट इज अ सोशल डॉक्यूमेंट आल्सो। गवर्नमेंट का विजन इसमें झलकता है, गवर्नमेंट के लक्ष्य इसमें झलकते हैं। सिर्फ फाइनेंशियल लक्ष्य नहीं, इसके अलावा भी हम चाहे गरीबी को इस तरह से फाइट करें। हमने रर्बन, अभी कई सारे मिशन में इसमें डिस्कस हुआ, रर्बन मिशन है, परंपरागत कृषि विकास योजना है, डेयरी फार्मिंग जो होती है, दूध वाला जो होता है, उससे रिलेटेड किया है, फूड सिक्योरिटी मिशन के बारे में कुछ अपडेट्स किए हैं, विमेन सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ इश्यूज करे हैं। तो इट इज नॉट जस्ट अ फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट। ये गलतफहमी होगी, इसको अंडर एस्टिमेट करना होगा। हाँ, इसमें फाइनेंसेस होंगे, गवर्नमेंट के पास कितना खर्चा हुआ, कितनी कमाई हुई, आगे कैसे कमाई होगी, आगे क्या खर्चा होगा, यस ये है, लेकिन इससे बहुत कई और चीजें हैं। अभी मैं जो आपको सारी बातें बताऊंगा, इनफैक्ट एवरीथिंग इज नॉन फाइनेंशियल। फाइनेंशियल आपके पेपर में आएगा भी नहीं। फाइनेंशियल इज लीस्ट इंपॉर्टेंट, कुछ एक टर्म्स के अलावा, जीडीपी और फिस्कल डेफिसिट वगैरह के अलावा। मोस्टली नॉन जो इकोनॉमिक पोर्शन है वो आपके बजट का इंपॉर्टेंट है। दैट्स व्हाई ये बजट एक ऐसी चीज है जो कि हर साल इसके लिए हम देखा जाता है। हर साल लोग कहते हैं मतलब भाई आ रहा है बजट, आ रहा है, सिर्फ टैक्सेस के लिए नहीं कि जी कितना टैक्स बढ़ा, कितना टैक्स घटा, नहीं, वो बहुत छोटी चीज होगी, वो बहुत अंडर एस्टिमेट करना होगा इसको। ये बहुत बड़ी चीज है। अभी जब हम डिस्कस करेंगे आपको भी थोड़ी और चीज क्लियर होगी, ठीक है। सर बजट का प्रोसीजर जो मैं समझाना चाह रहा था, इसमें अभी भी किसी को डाउट है? बहुत बेसिक है, बट ये जरूरी है समझना, इससे ही अपने आप में क्वेश्चन आ जाते हैं। बजट शब्द कौन से डिराइव हुआ है? द फ्रेंच वर्ड, ठीक है। क्या बजट कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है? कई बच्चों को नहीं पता होगा, जिसने पढ़ा होगा ठीक है, शायद उनको पता होगा, कईयों को नहीं पता होगा कि बजट नामक शब्द ही मेंशन नहीं है हमारे संविधान में। एक्चुअली में जो प्रेजेंट होता है दैट इज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आर्टिकल 112। और बजट का प्रोसीजर क्या है? सबसे पहले बजट स्पीच होगी, लास्ट जो होता है फेब को। अगेन ये कोई संविधान में नहीं लिखा हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ, कभी भी प्रेजेंट कर सकते हैं, बट एक सिस्टम है, नॉमेनक्लेचर चल रहा है। जिम्मेदारी किसकी है? इट इज द राष्ट्रपति, इट इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु इज रिस्पांसिबल टू प्रेजेंट द बजट। हाँ यस, यू कैन डेलीगेट दैट अथॉरिटी, वो डेलीगेट दैट रिस्पांसिबिलिटी, वो उन्होंने कर दी है वित्त मंत्री साहब के पास। हमारे वित्त मंत्री साहब कौन है आज के टाइम में प्रेजेंट? मिस्टर अरुण जेटली। प्रेसिडेंट साहब कौन है हमारे? मिस्टर प्रणब मुखर्जी, ठीक है। वैसे रिपीट कर रहा था, ठीक है। बाकी ये स्टैंडिंग कमेटी का मैंने आपको सिस्टम बना दिया। हर स्टैंडिंग कमेटी में 31 मेंबर्स होते हैं, हर स्टैंडिंग कमेटी में 31 मेंबर्स होते हैं, कुछ लोकसभा के होते हैं, कुछ राज्यसभा के होते हैं। दैट्स व्हाई दे आर जॉइंट स्टैंडिंग कमेटी। लोकसभा राज्यसभा वाले लोग दोनों बैठते हैं और डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं, और फिर ये सारी जो रिपोर्ट्स हैं हाउस के सामने प्रेजेंट होती है और फिर डिटेल डिस्कशन होता है। क्लियर है जी? पक्का? बजट का प्रोसीजर पूरा समझ आ गया? पक्का? राज्यसभा के पास ये सर 14 डेज ही होते हैं के पास। चलो 14 दिन जो बोलना चाहिए बोल सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पॉइंट ये सिंपल सा, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऐसे कह दो कि उसकी वैल्यू नहीं है। वैल्यू है, क्या पता कुछ ऐसे रिकमेंडेशन दे दे जिसको सरकार माने, ठीक है ना? हाँ जी सर। प्रेसिडेंट से कब तक डिले कर सकता है साइन करने के लिए? देखो एज सच तो अगेन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज नो टाइम लिमिट, क्योंकि जो पॉकेट वीटो इस पे अप्लाई हो सकती है, बिल्कुल किसी पे भी हो सकती है। एज सच तो पॉकेट वीटो अगर लीगली कहोगे तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने सोचा भी नहीं था। उसमें लिखा हुआ था वर्ड इज प्रेसिडेंट शैल साइन द बिल। प्रेसिडेंट मिलते ही तुरंत साइन कर देगा। एक तरह से इसका एक मीनिंग ये भी निकलता है, लेकिन एज सच टाइम लिमिट नहीं है। प्रेसिडेंट चाहे तो कभी साइन ही ना करे। बट अगेन अगर ऐसा करेगा तो मैंने आपको पॉलिटी में बताया था, महाभियोग भी चल सकता है, impeachment procedure, because it amounts to violation of the constitution। because देखिए अगर प्रेसिडेंट साहब साइन नहीं करेंगे काम कैसे चलेगा?
बिकॉज गवर्नमेंट को तो खर्चा करना है ना स्कीमों पे, सैलरीज देनी है और सब चीजें हैं। अगर प्रेसिडेंट साहब साइन नहीं करेंगे तो पैसे कैसे रिलीज होगा? पैसा रिलीज ही नहीं होगा, क्योंकि वो सारे अधिकार है संसद के पास, पार्लियामेंट के पास। और पार्लियामेंट में मैंने बोला था कौन कौन आता है? लोकसभा, राज्यसभा एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सर ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जो इस साल बजट में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें अनाउंस हुई है मैं वो बताने वाला हूं आपको। इससे पहले कुछ डेटा भी आपको बताने वाला हूं विच इज इंपॉर्टेंट, जो कि पेपर में सीधा आ सकता है। ठीक है जी, परफेक्ट है, शुरू करते हैं। बजट की पहली बात तो थीम क्या थी इस साल के बजट की? इस साल का बजट है, पहली बात तो समझ लो, बजट जो भी होता है अगले साल के लिए बनाया जाता है, 2016-17 नेक्स्ट ईयर के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए। तो ये जो बजट आया अगले साल के लिए आया, लेकिन अगले साल के लिए बजट आया, इसमें पिछले साल के बजट में भी क्या क्या अचीवमेंट किया वो भी मेंशन होता है, वो भी मेंशन होता है। ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूं बजट जब भी आता है सबसे पहला जो एक पॉइंट है, क्वेश्चन बनता है कि आप पिछले साल का बजट नहीं, अगले साल के लिए बजट होता है। अगले साल का बजट है 2016-17। 2016-17 का मतलब है 1 अप्रैल 2016 से लेके 31 मार्च 2017। क्लियर है सर? बहुत बढ़िया। अच्छा, इस बार के बजट की थीम क्या है? हर बजट की एक थीम होती है, एक सोच होती है, एक विजन होता है। ठीक है, इस बार के बजट की थीम क्या है सर? ट्रांसफॉर्म इंडिया। ट्रांसफॉर्म इंडिया। दीज आर द एरियाज जहां से क्वेश्चन बनते हैं, दीज आर द एरियाज, और कहीं नहीं है, यही है एरियाज। वो पूछ लेगा बजट की थीम क्या है। अब न्यूज में आप सबने सोचा कृषि में बहुत दिया, कृषि में बहुत दिया, यस दिया है, हाँ दिया है, पर सवाल है वो पूछ रहा है कि बजट की थीम क्या है। ठीक है, सो दिस इज द वे आप किसी भी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट को या गवर्नमेंट की और भी रिपोर्ट्स को पढ़ेंगे। ठीक है, और ये जो भी इंफॉर्मेशन बता रहा हूं दिस इज द ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के वहीं से ही ली है मैंने। ठीक है, सो ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जहां से मैं सब कुछ आपको ही बता रहा हूं। ठीक है, हो सकता है फिर भी छोटी मोटी कोई गलती रह जाए, बट 99% जो भी है दिस इज द ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट। ठीक है, परफेक्ट है। ये होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, इसकी ग्रोथ रेट के लक्ष्य रखे जाते हैं, इसके ग्रोथ रेट के लक्ष्य रखे जाते हैं। और पिछले साल कितनी रही, अब इस साल कितनी रही, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो जीडीपी का आंकड़ा नोट कर लो कि इस जो पिछला साल है, पिछला साल का मतलब कौन सा हो गया? 2015-16। सर इसमें ग्रोथ रेट कितनी रही है इसकी? 7.6%। क्वेश्चन, ठीक है जी, 7.6% जो लास्ट ईयर रही है। उससे पिछले साल कितनी रही थी वैसे पूछ रहा हूं जानकारी के लिए, याद है किसी को? हाँ जी, 6 पॉइंट नहीं थी, 7.1 भी नहीं थी, 7.4। अगेन ये, लेकिन जो आप आंकड़ा देख रहे हो ये रिवाइज होता रहता है, ये रिवाइज होता रहता है। ठीक है, इस आंकड़े को पेश कौन करता है? इस आंकड़े को पेश कौन करता है? बिल्कुल ठीक है, देयर इज अ बॉडी CSO, देयर इज अ बॉडी CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, भारत सरकार की एक संस्था है। उसका यही काम है कि कोई भी आंकड़ा हो जीडीपी वगैरह का हर साल का, वो पेश करेगी CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है सर, जहां भी समझना है ऊपर से जा रहा हूं बताते जाना मेरे को। ठीक है, लेकिन सिर्फ नोट मत करना, मैं बार बार बोल रहा हूं, सिर्फ नोट मत करना, नोट भी करना और साथ साथ इस बजट को मैं कह रहा हूं हाथ क्या याद भी करते जाना। सर ये जो ग्रोथ रेट है ये हर साल इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है। बिल्कुल 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 हो सकती सर है। इसको हाफ ईयरली भी काउंट करते हैं, हाफ ईयरली और हर क्वार्टरली भी निकालते हैं इसका डेटा, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है साल की, बिकॉज हर क्वार्टर में चेंज होती रहती है। आपसे पूछेंगे पूरे साल का आंकड़ा क्या है। ठीक है, इनफैक्ट एक चीज और आपको जान के खुशी भी होगी, शायद हैरानी भी हो सकती है कुछ लोगों को, वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी पिछले साल कौन सी थी? पिछले साल कौन सी थी वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी? फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हम नापते हैं जीडीपी ग्रोथ रेट से, कि सबसे ज्यादा जीडीपी ग्रोथ रेट किसकी रही। सबसे बड़ी इकोनॉमी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सबसे बड़ी इकोनॉमी किस देश की है? यूएसए, अमेरिका की नहीं है, यूएसए की। अमेरिका इज ए कॉन्टिनेंट, यूएसए इज ए कंट्री। ठीक है, फाइन, नो इशू। ठीक है जी, सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट लास्ट ईयर किसकी रही है? इंडिया की ही रही है सर। अगले साल भी किसकी रहेगी? इंडिया की ही रहेगी ग्रोथ रेट, विच इज गुड साइन।
क्यों? क्योंकि थोड़ी सी ग्लोबल मंदी चल रही है। ग्लोबल मंदी को भी हम कैसे देखेंगे? जैसे इंडिया का जीडीपी ऐसे ग्लोबल जीडीपी भी होगा। हाँ जी है, ग्लोबल जीडीपी। ये नोट कर लिया भाई? ग्लोबल जीडीपी इस साल कितनी है जी? हाँ जी बिल्कुल ठीक, 3.1%। अगेन जिसे मैं कह रहा हूं जब इस साल की मतलब 2015-16 की, अब आप कहोगे सर 2016 भी ऐसे मार्च तक होता है ना, 31 मार्च तक, 31 मार्च तक आया ही नहीं है। सो ये प्रोजेक्टेड वाली, तो भी मैं कह रहा हूं कि थोड़ी सी चेंज हो सकती है, बट नियर अबाउट इसी के रहेगी 3.1%। ठीक है, और लास्ट ईयर कितनी थी सर ये? 3.4%। नोटिस कर रहे हो? इट हैज डिक्रीज्ड। और इंडिया की याद है? इंक्रीज्ड। इट्स अ गुड साइन, इट्स अ गुड साइन। ये है ग्लोबल जीडीपी, ग्लोबल जीडीपी। ठीक है सर, इसको कौन एस्टिमेट करता है ग्लोबल जीडीपी को? जब इंडिया की जीडीपी को सीएसओ करता है, ग्लोबल जीडीपी को भी कोई ना कोई तो करता ही होगा। कौन सी संस्था है सर? हाँ ठीक बोल रहे हो, आईएमएफ। वैसे इसमें वर्ल्ड बैंक का भी रोल होता है, बट अगेन इन दोनों की ही रिपोर्ट आती रहती है, बिकॉज ये बुक निकालता है, एक ये बुक भी निकालता है आईएमएफ, याद है? कौन सी बुक निकालता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। बस इकोनॉमिक आउटलुक वर्ड याद कर लो, वो इंपॉर्टेंट है, ये निकालता है। इसी तरह से वर्ल्ड बैंक भी एक रिपोर्ट निकालता है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। ठीक है, जस्ट रिवाइज करवा रहा हूं काफी चीजें मैं आपको। ठीक है जी, हर एक जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, इट्स अ प्रोबेबल क्वेश्चन। जो लोग एसएससी की तैयारी भी कर रहे हैं, इवन जो सिविल की कर रहे हैं, जो बैंक की भी कर रहे हैं, वो इन क्वेश्चंस को देख के समझ भी गए होंगे। एवरी इंफॉर्मेशन जो मैं आपको दे रहा हूं, इट्स अ प्रोबेबल क्वेश्चन। तभी मैंने उसी कॉन्फिडेंस पे आपको बोला था कि ये वाला जो टॉपिक हम कर रहे हैं, इससे आराम से 3 से 5 क्वेश्चन आ सकते हैं आपके पेपर में, आराम से आ सकते हैं, बिकॉज सारी इंफॉर्मेशन वो पूछ सकता है कोई भी बंदा। थीम क्या है? जीडीपी इस बार कितनी रही, आपको पता होना चाहिए। ग्लोबल जीडीपी कितनी रही, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी क्या है, बजट शब्द डिराइव किससे, कौन सा आर्टिकल, बजट मेंशन है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन ऐसी है जो कि प्रोबेबल एक क्वेश्चन को जन्म दे सकती है। ठीक है सर, एनीवे जी आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इस बजट के अंदर एक स्पेशल प्रोविजन किया गया है, स्पेशल प्रोविजन किया गया है 7th सेंट्रल पे कमीशन के लिए। आपको पता है हर अराउंड कितने सालों में आता है पे कमीशन? अप्रोक्सीमेटली हर 10 साल में एक पे कमीशन बनता है। ठीक है, वो क्या रिकमेंड करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट की पेज के बारे में, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की पेज के बारे में। ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करते हैं एम्प्लॉइज, उनकी पे के बारे में, कितनी बढ़नी चाहिए, कितनी घटनी चाहिए। स्टेट वाले भी फिर अपने हिसाब से कर लेते हैं, बैंक वाले भी उसी को फॉलो कर करा के वो भी बढ़ा देते हैं अपनी सैलरी। इस बार जो पे कमीशन बैठा था वो कौन सा था? 7वां 7th सेंट्रल पे कमीशन। ठीक है सर, इसका हेड कौन है? वो है काम की बात हमारे लिए। किसने हेड किया था? कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? ठीक बोल रहे हो, सही बोल रहे हो। ठीक है, जस्टिस A.K. माथुर। ठीक है, गवर्नमेंट ने इसके लिए कुछ प्रोविजंस किए बजट में, दैट्स व्हाई ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है कि 7th सेंट्रल पे कमीशन इस बार का है और उसको हेड किसने किया था। ठीक है, एक और चीज है, गवर्नमेंट ने इस बार बजट में एक संस्था है जो मैंने आपको बताया था, फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन हर 5 साल में बैठता है, वो हर 5 साल में बैठता है और रिकमेंडेशन करता है किस चीज के लिए? कि टैक्सेस, क्योंकि देखो मैंने आपको बताया था हमारा है फेडरल सिस्टम, संघीय ढांचा। ठीक है, तो संघीय ढांचा है, कुछ टैक्सेस तो सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, कुछ टैक्सेस स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्टली लेती है, लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट के टैक्सेस होते हैं जो सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट तक रहते हैं, बहुत थोड़े हैं, बहुत थोड़े हैं। मेजर चंक जो टैक्सेस का जाता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेस कौन से होते हैं? सर्विस टैक्स, इनकम टैक्स, सबसे ज्यादा तो स्टेट गवर्नमेंट कहती है सर अगर आप हमें इक्वल समझते हैं, फेडरल सिस्टम है क्योंकि हमारा, तो हमें भी इसका हिस्सा चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने एक प्रोविजन बनाया हुआ है इसके लिए, देयर इज अ प्रोविजन आर्टिकल 280। आर्टिकल 280 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये लिखा गया द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और वो क्या करेगा? इट वुड डिसाइड कि कितना क्वांटम ऑफ फंड जो टोटल सेंट्रल के टैक्सेस हैं स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जाएगा।
इस बार का फाइनेंस कमीशन कौन सा था? 14th फाइनेंस कमीशन। ठीक है जी। इसमें टैक्सेस होंगे, उसका कितना परसेंट स्टेट गवर्नमेंट्स के पास जाएगा? ठीक है, कितना परसेंट रिकमेंड किया उसने टोटल टैक्सेस का? 42%। 42% मींस अगर 100 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ रहे हैं टैक्सेस के तौर पे, सर सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्सेस की बात कर रहा हूं, तो 42 रुपए आपको राज्यों को देने होंगे। राज्यों के बीच में कैसे बंटवारा होगा वो भी इस फाइनेंस कमीशन ने बता रखा है। ठीक है, उसके कई आधार हैं, पॉपुलेशन है, उनकी खुद की राज्यों की जीडीपी ग्रोथ, उनका गवर्नेंस रिफॉर्म, इस तरह की सारी बातें। 42%। एक क्वेश्चन आएगा, ये किससे हेडेड है? इट इज हेडेड बाय हूम? फाइनेंस कमीशन को 14वें को किसने हेड किया था? हाँ जी, नहीं जस्टिस नहीं है सर, जज नहीं है। जस्टिस का मतलब था कि ये जज रह चुके हैं। हाँ जी। अब 14 फाइनेंस कमीशन जो था इसके हेड कौन है? दीज आर द क्वेश्चंस जो बन सकते हैं सर। नहीं, प्रेसिडेंट साहब तो अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं। नहीं, माथुर साहब नहीं है सर। कौन होगा? मिस्टर बोलो बोलो ना, वो नीति आयोग वाला है, पंदरिया, वही करे होगे? केजरीवाल तो नहीं करे? ठीक है। वाई वी रेड्डी ही वॉज द पर्सन जिन्होंने हेड किया था और रिकमेंडेशन दे दी है अपनी 2015 से 20 के लिए, जो भी 2015 से 2020 के लिए, कि 42% टैक्सेस आपको देने पड़ेंगे। दिस इज द हाईएस्ट एवर डिवोल्यूशन, ये भी बता दूं मैं, दिस इज द हाईएस्ट एवर शेयर ऑफ टैक्सेस जो किसी फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड किया। ठीक है, जो कि गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया, जो गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया। अब इसके बाद फिर दोबारा फाइनेंस कमीशन बैठेगा आगे के 5 सालों के। ठीक है, अगेन प्रेसिडेंट साहब ने अपॉइंट किया था तो इसने रिपोर्ट भी प्रेसिडेंट साहब को दी, प्रेसिडेंट साहब ने गवर्नमेंट को दे दी, गवर्नमेंट का प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उन्होंने एक्सेप्ट कर ली है और इसको लागू कर दिया है। ठीक है, ठीक है। हाँ जी सर। सर ये वाई रेड्डी सवाल थोड़ा तेज पूछना सर। तो वाई रेड्डी आरबीआई गवर्नर भी रह चुके हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल रह चुके हैं। अभी कौन है आरबीआई के गवर्नर वैसे? रघुराम राजन। मिस्टर रघुराम राजन। ठीक है जी। अच्छा, 42% स्टेट्स को देना है। कितने स्टेट्स है सर इंडिया में? 29। किसी को 29 के अलावा कुछ लग रहा हो? अगेन वही मेरे जो 7 इसके पेट क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, लेटेस्ट स्टेट कौन सा बना है? तेलंगाना की कैपिटल क्या है? तेलंगाना अलग किससे हुआ है? आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? हाँ ठीक है। और 10 साल बाद हैदराबाद की अमरावती कौन सी नदी के किनारे पे है? कृष्णा नदी। ठीक है, मैं इसलिए बार बार ये फ्लो में इसलिए बोल रहा हूँ, पक्का एक क्वेश्चन जरूर आएगा इन 5 बातों में से, कुछ ना कुछ जरूर पूछेगा उससे रिलेटेड। ठीक है जी, परफेक्ट है। आगे बढ़ते हैं जी। ये डायरेक्टली बजट पे आते हैं, अभी भी बजट पे ही है। ठीक है, सारी बातें जो बता रहा हूँ अगेन जो बजट में डिस्कशन थी, बट थोड़ा सा और आगे मैं बताना चाह रहा हूँ। एक दो फैक्ट्स और है, बस वो लिख लो। एक होता है राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट। अगेन इसकी वैल्यू भी पूछ लेते हैं। फिस्कल डेफिसिट सर इस साल कितना रहा है? 3.9%। लास्ट ईयर कितना था? क्या बोल रहा हूं मैं? बताओ जी, इस साल कितना रहा है? 3.9%। अगले साल के लिए टारगेट क्या है इसका? 3.5%। 2016 से 17 के लिए कह रहा हूं। ठीक है, एक और है 2017 से 18, उसके लिए गवर्नमेंट ने टारगेट रख रखा है। कितना है जी? 3%। इस साल कितना रहा है? ये नेक्स्ट ईयर का टारगेट क्या है? 3.5%। उससे नेक्स्ट ईयर का टारगेट क्या है? 3%। सही होगा क्या? बताओ। फिस्कल डेफिसिट या हिंदी में जिसको बोलते हैं राजकोषीय घाटा, घाटा है सर ये पहली बात। इट्स अ लॉस। बजट किस चीज का होता है? आपका घर का भी बजट होता है। आप कुछ कमाते हो और कुछ खर्चा करते हो, गवर्नमेंट भी यही करती है। कुछ कमाती है रेवेन्यू, कुछ खर्चा करती है एक्सपेंडिचर। जब ज्यादा खर्चा हो जाएगा और आमदनी कम होगी तो उसको क्या कहोगे? मुनाफा या घाटा? घाटा। उसको सरप्लस कहोगे? डेफिसिट। सो इट्स ए डेफिसिट, ये घाटा है। मतलब समझ गए होगे। जब एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का ज्यादा हो जाता है रेवेन्यू से, तो ये फिस्कल डेफिसिट का जन्म होता है। और ये कितने परसेंट है वो ये फिस्कल डेफिसिट बताता है।
फिस्कल डेफिसिट कुछ नहीं है, इट इज एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू, और कुछ नहीं है, सिंपल भाषा। तो हर साल इट इज द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर माइनस गवर्नमेंट रेवेन्यू, खत्म। और जब भी ऐसा होगा तो घाटा होगा ही होगा, और घाटा भी खराब नहीं होता एक लिमिट तक अगर हो तो, ये भी आपकी जानकारी के लिए बताऊं, बिकॉज जरूरी होता है कई बार, बिकॉज गवर्नमेंट इज द पर्सन। आगे वो थोड़ा डिटेल इकोनॉमी की क्लास में हम कर लेंगे कि घाटा कैसे अच्छा है। घाटा तो अच्छा नहीं होना चाहिए आपके हिसाब से, भाई घाटा है, घाटा मतलब नुकसान, तो नुकसान गवर्नमेंट के लेवल पे नुकसान नहीं होता, क्योंकि गवर्नमेंट इज द पर्सन। अगर वो 1 रुपया डालती है ना तो उससे 10 रुपया बनता है, तो गवर्नमेंट के अगर ये 3% डालने से कुछ फायदा हो रहा है सोसाइटी का, बिकॉज एंड ऑफ द डे गवर्नमेंट कोई 1 दिन की 2 दिन की कंपनी तो है नहीं, क्योंकि वो फ्लॉप हो जाएगी, ये तो चलती रहेगी। तो थोड़ा सा अगर घाटा होगा तो इट इज गुड, लेकिन ज्यादा हो जाएगा तो अगेन वो नुकसान भी हो जाएगा। दैट्स व्हाई ये इन्होंने लिमिट रखी है 3%। इवन 2018-19 के बाद की भी बता दूं, यही है लिमिट, 3% से कम नहीं करना चाह रहे वो, सोचना 3% से कम नहीं करना चाह रहे वो। इसके लिए एक एक्ट भी पास है, बीएम एक्ट, FRBM एक्ट, फुल फॉर्म रहने दो बस इतना है, FRBM एक्ट, उसके तहत ही हमने ये लक्ष्य रखे हुए हैं। इस साल हमने 3.9 का रखा था, हमने पा लिया। अगले साल हमने 3.5 का रखा है, वो भी शायद पा लेंगे। उससे अगले साल 3 का, 3 के बाद हमने कहा 3 पे ही रखना है, 3 पे ही रखना है। अगेन घाटा इज गुड, बेसिक में आपको बता चुका हूं घाटा गुड कैसे होगा, क्योंकि अगर खर्चा होगा तो इन्वेस्टमेंट को बल मिलेगा। गवर्नमेंट अगर खर्चा कर रही है किसी भी चीज में, ठीक है, तो गवर्नमेंट का खर्चा ऐसे नहीं जाएगा, उससे रिलेटेड जो बाकी कंपनीज हैं और सब है वो भी इन्वेस्टमेंट करेगी उसके अंदर। सपोज करो गवर्नमेंट ने हेल्थ के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दी, थोड़ी सी रोड्स वगैरह अच्छे बना दिए गवर्नमेंट ने, सपोज करो अगर रोड्स अच्छे बना दी तो उसके अराउंड दुकानें भी खुलेंगी, तो फिर जॉब्स भी मिलेगी, लोगों को जॉब्स मिलेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, बेरोजगारी घटेगी, इट इज गुड फॉर द इकोनॉमी बढ़ेगी। मेक इन इंडिया जैसे गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट लॉन्च किया हुआ है, तो मेक इन इंडिया गवर्नमेंट क्या करेगी, यही बनाओ, लेकिन किसी भी नए सेक्टर में प्राइवेट वाला बेचारा कैसे डालेगा, वो तो गवर्नमेंट नहीं है, उसके पास तो रेगुलर फंडिंग तो है नहीं, लॉस हो जाए तो गवर्नमेंट आती है करना, फिर गवर्नमेंट फंडिंग देती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी देती है, जिसे मुद्रा योजना है। मुद्रा के अंदर गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट लोन दे रही है, छोटे लोन, अभी मैं डिस्कस करने वाला हूं। कोलेटरल फ्री, कोलेटरल का मतलब होता है कुछ भी सिक्योरिटी फ्री, कोई आपको नहीं रखवाना, सर आओ पैसा ले जाओ, काम करो, फेल हो कोई बात नहीं, पैसा दो। अच्छा कुछ तो पास होंगे, कुछ फेल भी होंगे, सर लाइफ है, कुछ पास होंगे कुछ फेल होंगे, ठीक है। अब ये फेल होंगे तो घाटा होगा, ये घाटा कौन सा, यही है फिस्कल डेफिसिट वाला, लेकिन कुछ पास भी तो होंगे, हम नेगेटिव व्यू सोचे, कुछ पास भी तो होंगे, ठीक है। अब ये पास फेल का जो गेम है, ये आदमी कब शुरू करेगा, कोई तो रिस्क लेगा, तो वो रिस्क गवर्नमेंट देगी एक तरह से, खर्चा कर रही है, कोई नहीं खर्चा करो, कोई बात नहीं करो, जैसे आपके पापा हैं, मम्मी हैं, मैं उससे एग्जांपल नहीं दे रहा हूं, कोचिंग में पैसा दे रहे हैं, या आपकी बुक्स वगैरह भी, आपने कुछ शायद और करियर ऑप्शंस भी ट्राई किए होंगे लाइफ में, उसके लिए भी खर्चा दिया, क्या सोच के दे रहे हैं, करो बेटा कोई बात नहीं। ऐसे सारे पेरेंट्स लगे पड़े हैं, उनसे सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के पैसे, भाई देखो प्रोडक्शन बढ़ रही है, हम लोग कुछ कमा रहे हैं, ठीक है, हमारा करियर बन गया उनके चक्कर में, ठीक है, सो प्रोडक्शन बढ़ रही है। अब मेरा करियर अगर बन रहा है, मेरे पास अगर पैसे आ रहे हैं, ऑब्वियसली बात है मैं और लोगों को जॉब्स भी दूंगा, तो उनका भी